हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज है 20 अगस्त। जी हाँ, आज है 20 अगस्त और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात कहूँ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से तो भैया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आरआरबी पीओ का एग्जाम था। दोस्तों आज एग्जाम था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए थे और बहुत एनर्जेटिक थे वो सभी। तो चलिए बिना कुछ और बात किए हुए मैं चाहूँगा आपको कि मैं आपको बताऊँ पहले कि आज का एनालाइजेशन क्या रहा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम को देने के बाद उसका एनालाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल भी एक एग्जाम है और काफ़ी स्टूडेंट्स जाएंगे उस एग्जाम को देने। तो सही एनालाइजेशन एक सही व्यक्ति से मिले तो वो डेफिनेट है एक सही रिजल्ट में चेंज हो सकता है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे, मेरे पास भी और आपके पास भी एक जानी मानी पर्सनालिटी है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपको हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कि आखिर आरआरबी पीओ का जो एग्जाम आया था वो किस स्टैंडर्ड का आया था, करने लायक था या नहीं, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो छोड़ने लायक थे, कौन से ऐसे थे जो करने लायक थे। बाकी तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं एग्जाम में जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भैया कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। सभी लोग जानते हैं कि इसमें इंग्लिश का कोई भी महत्व नहीं था, राइट? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2 ही एग्जाम होते हैं और 2 ही पैटर्न आते हैं। तो भैया क्या, एक आता है आपका मैथमेटिक्स और एक आता है आपका रीजनिंग, और दोनों ही इक्वल डिवाइडेशन में होते हैं 40-40 मार्क्स के, राइट? तो बाकी चीज मैं ना बताऊं वो ज्यादा अच्छा होगा। जो यहाँ पे महानुभाव हैं वो आपको बताएंगे कि भाई आज के एग्जाम का सही एनालाइजेशन क्या था। तो आइए मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपके सामने बहुत जानी मानी पर्सनालिटी का, और देखते हैं कि क्या है आज का एनालाइजेशन। कम ऑन। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हमारे बीच है शशांक सर। और दोस्तों एक सही एनालाइजेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सही व्यक्ति का चुनाव करना बड़ा जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि इनसे सही व्यक्ति कोई हो सकता है। तो शशांक सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो शशांक सर धन्यवाद। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काफ़ी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इस बात के लिए कि भाई आज के एग्जाम में क्या चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और आपको वो सब चीज़ें बतानी है सर। वैसे तो खैर मुझे कहना नहीं चाहिए, आप खुद गुरु हैं, आप खुद जानते हैं कि स्टूडेंट्स किस उद्देश्य के संग, किस मेंटालिटी के संग जाएं कल एग्जाम देने। और एक जो लोगों में फोबिया होता है, तो सर आप हर एक छोटी चीज़ बताइए जिससे स्टूडेंट को काफ़ी लाभ हो और कल वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट, एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के तौर पे बदल पाएँ। तो सर क्या था मीडियम रीजनिंग का, क्या कैसे आई थी आपकी मैथमेटिक्स, और सर वहाँ का जो माहौल था एग्जाम सेंटर का कैसा था? तो सर ये सारी चीज़ें। हेलो, हाय गाइस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जो कि आज और कल में कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो पहली शिफ्ट में था और मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम था। तो अगर मैं एग्ज़ाम के लेवल की बात करूँ तो एग्ज़ाम लेवल वाज क्वाइट इजी, मतलब बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं कहूँगा मैं, बट इजी टू मॉडरेट था। एंड द रीजनिंग सेक्शन वाज इजी। अब आप लोग कहोगे सर आप तो रीजनिंग पढ़ाते हो, आपके लिए तो रीजनिंग ईजी आएगी, पूरे करेंगे। तो हाँ, बेशक मैंने पूरे ही करे थे रीजनिंग में। तो जैसे मैं आप लोग से क्वेश्चनों की बात करूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या था उसमें, तो इट वाज क्वाइट इजी। हर एक क्वेश्चन ऐसा था जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है, और क्लास में जो आपको लेवल कराया गया है क्वेश्चन का, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं था, उनसे लो ही लेवल था। तो जैसे अगर मैं बात करूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस किस टाइप के आए थे, तो एक अपना आया था अनसर्टेन रो। अनसर्टेन रो में जैसे अपने 15 पर्सन्स थे, देयर आर अनसर्टेन पर्सन इन अ रो एंड दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, है ना। तो कुछ इस तरीके से था। एंड 15 लोग थे उसमें। अगर किसी को डाउट हो कि अगर किसी का भी पहली शिफ्ट में पढ़ा हो पेपर आरआरबी पीओ का, तो उसको मैं कंफर्मेशन के लिए बता दूं, उसका आंसर 15 है। टोटल पर्सन 15 आ रहे थे, राइट। एक पजल अपनी आई थी जिसमें बाई डायरेक्शनल पजल थी सर्कुलर की, जिसमें 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे थे और 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे थे। डेट वाइज क्वाइट ईजी। 1.5 से 2 मिनट भी उसका टाइम अगर आपने दिया है तो आसानी से बन जानी चाहिए थी। एक पजल अपनी थी कि जिसमें अपने लीनियर रो थी, 7 लोग थे और सब लोग अलग अलग कलर लाइक कर रहे थे। 7% वर देयर, वो भी इजी थी, डायरेक्ट बनता जा रहा था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि सर कहीं पर अटके। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी एग्जाम सेंटर पे, तो वो बंदा फंस गया उसमें, बोल रहा सर मुझे बहुत टाइम लग गया, उसमें 5 से 6 मिनट दे दिए, मेरा एग्जाम बिगड़ गया, ऐसा हो गया। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम तो नहीं बिगड़ा है, बट अटेम्प्ट्स ठीक थे उसके, 55 समथिंग थे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अटेम्प्ट्स थे 66,
आउट ऑफ 66 40 मेरे रीजनिंग में थे और 26 मेरे मैथ्स में थे क्वांट में। पेपर इजी था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। मैथ्स थोड़ी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थी। तो रीजनिंग में से मैंने आपको बताया क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। एक अपनी अनसर्टेन रो आई थी जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन थे उसके अनसर्टेन रो के, नॉर्थ फेस कर रहे थे। एक अपना बाई डायरेक्शनल सर्कुलर था जिसके 5 क्वेश्चन थे, 4 इनसाइड थे, 4 आउटसाइड थे। एक अपना था 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो और अलग अलग कलर लाइक कर रहे थे, ठीक है। और चौथी जो पजल आई थी उसमें वो आई थी अपनी मंथ एंड डेट बेस्ड की। तो मैं मेरे पास डेटा है उसका पूरा, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मंथ्स थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर द मंथ्स एंड देयर वर 2 डेट्स 15 एंड 22। बहुत इजी था, डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं था बहुत कंफ्यूजन हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी में आराम से उसका बन गया था। तो 4 क्वेश्चन तो अपने ये हो गए। अपनी 3 या 4 साइलो आई थी। 4 साइलो भी अपनी बहुत बेसिक आई थी जिसमें ओनली अ फ्यू पूछा गया था, सम नॉट पूछा गया था। ओनली वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो आपको क्लास में बताया गया कि ओनली अ फ्यू क्या होता है, सम क्या होता है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन। एक अपना डायरेक्शन आया था। डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, हो सकता है बच्चे उसमें फंसे हों, बट ईजी था। 3 क्वेश्चन डायरेक्शन के आए थे और 3 क्वेश्चन आए थे अपने ब्लड रिलेशन के, राइट। अच्छा, एक पजल और आई थी जो बॉक्स बेस्ड थी। 10 बॉक्स थे, एक के ऊपर एक रखे हुए थे, तो इस तरीके से आया था। आप लोग कहोगे तो मैं सेम एग्जैक्ट जो पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस, उसी के क्वेश्चंस में फ्रेम करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, राइट। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ा है ना कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर। तो उसी के बेसिस पे था और वर्ड था अपना लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर में पूछा था कि कितने पेयर बनेंगे, तो जिसका आंसर 2 आएगा, बट मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया उसमें 3 क्यों मार्क कर दी जबरदस्ती, विच आई वॉज रिग्रेटिंग लेटर। कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ। एक अपना वर्ड आया था कि मीनिंगफुल वर्ड बनाना था जिसमें 4 लेटर थे, CONI। इन 4 लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि इसमें से कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। लेटर में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CONI। इन 4 लेटर से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, या एक ही बनेगा या एक भी नहीं बनेगा, या कितने बनेंगे, तो ये आप लोग को बताना है कितने बन सकते हैं। एक क्वेश्चन अपना ऐसा आया था कि नंबर सीरीज का था कि कुछ नंबर दे रखे थे 7-8 नंबर, जिसमें से इवन में आपको +1 करना था और ऑड में से -1 करना था, और फिर बताना था कि एडिशन बताना था कि राइट से जो 5वां नंबर है और लेफ्ट से जो 4था नंबर है उनका एडिशन कितना होगा, उनका सम कितना होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रीजनिंग। रीजनिंग में यही आया था जिसमें आपकी 5 पजल आई थी। अनसर्टेन, बॉक्स बेस्ड, सर्कुलर हो गई, और एक अपनी होगी रो जिसमें वेरिएबल था 7% थे, और एक अपनी होगी मंथ एंड डेज। तो 5 पजल, आप पेपर का वेटेज देखिए 40 क्वेश्चन में से 5 पजल विच वाज कवरिंग ऑलमोस्ट अराउंड 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए आपके। बाकी अपने 15 क्वेश्चन मिसलेनियस थे। मिसलेनियस में क्या था मैंने आपको बता दिया, 3 डायरेक्शन थी, 4 साइलो थी, 5 इनइक्वालिटी थी। बहुत बेसिक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी कि बच्चा परेशान हो, डायरेक्ट आंसर आ रहे थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीजनिंग। कि रीजनिंग का पेपर मेरे हिसाब से बहुत ईजी था। अगर कोई मेहनत कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, डेली प्रैक्टिस कर रहा है, तो अटेम्प्टिंग लाइक 35 to 40 इज़ नॉट अ बिग टास्क। बहुत ईजी था, 35 से 40 हर कोई करके आ सकता था इसमें, ठीक है। बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में कैसा पेपर आया था क्वांट का? यार देखो मैं आपको बताऊं, 3 DI आई थी। 3 DI में कौन कौन सी DI थी? एक तो अपनी लाइन ग्राफ DI थी। लाइन ग्राफ DI में क्या था, प्रोडक्शन और डिमांड बेस्ड DI थी, कि जिसमें आपको लाइन बना रखी थी, दे रखा था। जिसने प्रैक्टिस की होगी लाइन ग्राफ वो जानता है लाइन ग्राफ DI क्या होती है। एक लाइन बता रही थी जिसमें 2-4 साल थे या 4 कंपनीज थी जिनकी प्रोडक्शन थी, और उन्हीं कंपनीज की डिमांड भी थी कुछ प्रोडक्ट की, मतलब समथिंग लाइक प्रोडक्ट्स थे, वेपराइजेशन पता नहीं क्या था, समथिंग ऐसे ही था। 2 चीज़ें दे रखी थी कि प्रोडक्ट की डिमांड थी और उनकी प्रोडक्शन थी। बहुत ईजी थी, डेटा एकदम साफ साफ आपको डायग्राम में दे रखा था, नोट डाउन करना था आपने, और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे थे। 5 क्वेश्चन HDI के थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में मेरे में जो अपीयर हुआ था यही हुआ था। फिर एक अपनी आई थी कैसलेट DI आई थी। कैसलेट बहुत इजी थी, मतलब इजी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इजी थी। इतनी इजी थी कि आपको बोला था कि एक कंपनी है, कंपनी में 3 डिपार्टमेंट हैं, IT डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट एंड फूड हब डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें से IT और हब में आपको टोटल पर्सन दे रखे थे विच वाज अराउंड कंबाइनिंग बोथ द डिपार्टमेंट IT एंड फूड डिपार्टमेंट मेकिंग 1200 पीपल। तो IT में शायद अपने 700 थे और फूड डिपार्टमेंट में 500 थे, दोनों को मिला के 1200 हो रहे हैं।
और फिर आपको ये बोला गया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट में जो है वो 50% ऑफ द पर्सन आर वर्किंग इन द मेडिकल कंपनी। तो इसका मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आईटी और हब में अगर 1200 हैं और 50% मेडिकल में, तो भैया 50% उन दो डिपार्टमेंट के हो गए, तो 50% की वैल्यू 1200 है तो मेडिकल वाले की भी 1200 हो जाएगी। तो टोटल तीनों मतलब डिपार्टमेंट के मिला के पर्सन कितने हो गए, 2400 हो गए। फिर उसके बाद आपको दे रखा था आईटी डिपार्टमेंट में ही मेल फीमेल का रेशियो और फूड हब में मेल और फीमेल का रेशियो, तो जो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टफ है। रेशियो दे रखा था आपको, डायरेक्ट सब कुछ दे रखा है, कुछ कैलकुलेट करना नहीं था, कुछ भी नहीं निकालना था आपको, बस डेटा कैलकुलेट करना था और उसमें आपको फिट करना था। फिर हम लोग बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। 5 क्वाड्रेटिक आई थी, बहुत इजी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ आ रही है या सर रूट में फैक्टर्स करने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बेसिक था। अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं, 20 तक टेबल्स तो देखो बहुत मस्ट हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक करनी है तो 20 तक टेबल्स आपको सभी को याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किसका मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन तो नहीं था, लेकिन एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन था, जो कि बहुत इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, कैलकुलेटिव नहीं थे। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी सारे इजी थे। 6 या 7 आपके अप्रॉक्सीमेशन थे एंड देयर वर लाइक अराउंड मिसिंग सीरीज। अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज में से रॉन्ग सीरीज आपकी आई थी जो 5 नंबर की थी, 5 नंबर की रॉन्ग सीरीज थी। और एक डीआई और आई थी, और डीआई में अपना टेबुलर डीआई थी, टेबल डीआई थी। टेबल डीआई में क्या बोल रहा था आपको कि देयर वर 5 कॉलेजेस, कॉलेज में स्टूडेंट दे रखे हैं टोटल, और उनके बाद उन 2 कॉलेज में जो कॉलेज दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं, उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं, जो मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और जो बैचलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं। तो मास्टर्स में आपको परसेंटेज दे रखा है कि भैया आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने लोग मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। अब जब मास्टर्स के निकल के आ जाएंगे परसेंटेज में, जैसे आपको बोल दिया कि भैया कॉलेज में 1000 लोग हैं और मास्टर्स जो कर रहे हैं 20% कर रहे हैं, तो 20% ऑफ 1000 कितना हो गया यार, आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, कमेंट बताना, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बता देना कितने होते हैं। और अगर 20% मास्टर्स का हम लोग बता पा रहे हैं तो बैचलर्स हम लोग उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से थी, तो तीनों डीआई मेरे हिसाब से इजी थी। जो स्टार्टिंग 2 डीआई बताई मैंने, लाइन ग्राफ और कैसलेट, देवर द मतलब लाइक बहुत ईजी थी, मतलब लुच्ची डीआई, तुच्छी डीआई थी एकदम। और जो टेबल थी वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, हल्की सी कैलकुलेटिव थी। बाकी पेपर क्वांट का भी इजी था, क्वांट में मेरे अटेम्प्ट 26 रहे बस। और अपने 10 नंबर के शायद अर्थमेटिक आई थी, जिसमें से जो हमेशा आते ही आता है टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया था। टाइम एंड वर्क का मैं बताऊँ आपको क्या क्वेश्चन आया था कि टाइम एंड वर्क में आया था ABC 10 दिन या 8 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, और A को 8 दिन लगते हैं C से, और B 15 दिन में कर लेता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है वो कर सकता है। एक था अपना पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, जिसमें 2 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कर रहा है x मंथ्स के लिए, एक कर रहा है x-3 मंथ्स के लिए, और उनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से आया था, 6 महीने और 3 महीने। तो आंसर मुझे याद नहीं मैंने क्या मार्क किया है, कुछ इस तरीके से ही आया था। अगर किसी ने किया हो तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपने मार्क किया था, ठीक है। और अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस थे यार, इतना मुझे याद नहीं कौन कौन से बाकी क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बता दी किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। 3 डीआई आई थी, 3 में से 2 बहुत इजी थी। अगर किसी ने कैसलेट का डर कि भैया कैसलेट तो बहुत टफ आती है, मैं करूँगा नहीं, छूँगा नहीं, अगर उसने बिना पढ़े या उसको एक बार मतलब देखा भी नहीं कैसी डीआई है, देखते ही छोड़ दिया, तो मैं कहूँगा कि भैया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कैसलेट बहुत ईजी थी, अटेम्प्टिंग थी, मस्ट डूएबल डीआई थी। पहली वाली लाइन ग्राफ इजी थी, और जो आखिरी डीआई थी उसमें लाइन ग्राफ सॉरी टेबल था उसमें, वो भी इजी थी, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, राइट। 5 क्वाड्रेटिक थी और 6 अप्रॉक्सीमेशन, 6 या 7 अप्रॉक्सीमेशन थे, और 10 नंबर की शायद अपनी अर्थमेटिक थी और 5 अपनी रॉन्ग सीरीज थी। तो ये तो रहा ओवरऑल आपका, मैंने बता दिया कि पेपर किस तरीके का आया था, क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे। रीजनिंग इजी थी, मैं इजी टू मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मैं केवल इजी कहूँगा। रीजनिंग इजी थी, क्वांट में कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं बात करूँ इसमें सेफ अटेम्प्ट्स की कि रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, तो रीजनिंग में देखो यार अराउंड 35 प्लस तो सबके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। 35 प्लस इज द सेफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूँ तो सेफ अटेम्प्ट तो कट ऑफ अगर निकालनी है तो 12 भी कर आओगे तब भी निकल जाएगी आपकी कट ऑफ, लेकिन सेक्शनल से नहीं काम चलेगा, आपको ओवरऑल निकालनी है। तो 35 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट इन रीजनिंग। और क्वांट की मैं बात करूँ, क्वांट में 25 से 30 एक गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे, 25 से 30 अपने सही हैं। ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल में आपके 60 to 65 ठीक है, 60 से 65 अपने गुड अटेम्प्ट में रह जाएंगे। कट ऑफ देखो 2 साल से कट ऑफ कितनी जा रही है, 2020 में 47 48 थी समथिंग,
2021 में भी 55 के नीचे ही थी, उससे ऊपर नहीं थी। तो अंदाज़ा तो शायद यही लगाएंगे कि इस बार ये कट ऑफ इतनी ही जाए, 60 के नीचे जाए। बाकी देखते हैं यार किस तरीके से जाती है, वैकेंसीज तो बहुत कम है, कट ऑफ का देखते हैं क्या जाएगी। अभी तो पहली शिफ्ट का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, सेकेंड थर्ड फोर्थ बाकी है, फिर कल का भी एग्ज़ाम बाकी है, तो देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्या मैटर क्या करता है आपका एग्जाम में, मैटर करता है कि भाई आपने एक्यूरेसी कितनी करी। हो सकता है किसी लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में 55 ही अटैम्प्ट रह पाए हों, किसी के 54 रह गए हों, लेकिन एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है देन यू कैन गेट सम काइंड ऑफ एडवांटेज फ्रॉम द नॉर्मलाइजेशन, जो हर बार देखने को मिलता ही मिलता है एग्जाम में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही है। बाकी आपके कोई क्रॉस क्वेश्चंस हो, कोई भी अगर डाउट हो कि सर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उधर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। उसमें आपको प्रॉपर पेपर मिल जाएगा, प्रॉपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्या पूछा गया था, राइट। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइज। अब बाकी आपको पार्थ सर बताएंगे कि आगे क्या है, कैसे है, क्या करना है। अच्छा शशांक सर, बड़ा अच्छा लगा, आपने एक ही सांस में बोलते चले गए, मुझे लगा मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है दोस्तों। लेकिन खैर अगेन मुझे अच्छा लगा जिस तत्परता से उन्होंने बताया आप लोगों को कि हाँ आखिर गुड अटेम्प्ट क्या है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। सबसे अच्छा मुझे लगा कि दोस्तों रीजनिंग के टीचर हैं, लेकिन इन्होंने मैथ्स को जिस इंटरेस्ट से बताया, जितनी बखूबी से बताया, तो काफ़ी लड़कियां होती हैं, काफ़ी लड़के होते हैं जो अपने आप को मैथ्स में बहुत कमज़ोर पाते हैं। तो सर की बात को आप दोबारा समझिए, सुनिएगा, वीडियो को रिमाइंड करिएगा और देखिएगा कि सर ने क्या कहा कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि भाई सीधी सी बात है, आपको मैथ्स में भाई सर वो आपने क्या बताया था, मेरी तो मैथ्स बड़ी खराब सी है। मस्ट डूएबल टॉपिक्स जो है सीरीज हो गई अपनी, सीरीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रॉक्सीमेशन और सर डीआई, राइट, क्वाड्रेटिक एंड डीआई। दोस्तों इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से करके जाइएगा। वैसे तो सभी की तैयार होगी, लेकिन प्लीज़ इनको फिर भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये तो रही एक बात। अच्छा सर, ये तो एक बात रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही, जो मुझे पूछनी थी, वो ये पूछनी थी, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, इनका एक फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, वो पहली बार जाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका पहला अटैम्प्ट है, ये पहली बार देंगे, तो उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? देखो यार, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। लोगों के मन में होगा कि सर पहला अटैम्प्ट है, हमारे एचटी में नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। मैंने भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट देखे जिनसे मेरी बात हुई कि सर पहला अटैम्प्ट है, क्या करें। कर कुछ भी नहीं सकते हो, आप लोग एक्सपीरियंस लो। देखो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो, 1 साल 1.5 साल से कर रहे हो और अच्छा कर रहे हो, तो भाई फिर तो मैं क्या ही कहूँगा, इसमें आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट होगा। लेकिन जिन लोगों की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, जिन लोगों ने 2 या 3-4 महीने हुए हैं, बट दे नीडेड टू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ द एग्जाम, की एग्जाम कैसा आता है। तो पेपर देखो इजी आएगा, एकदम कूल एंड काम माइंड से देना है। ऐसा नहीं हड़बड़ाना नहीं है कि यार पेपर बहुत टफ आ जाएगा, डीआई बहुत कठिन आ जाएगी, हम पे हिलेगी नहीं। मैंने आपको बताया पेपर कितना इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ऑल यू नीड टू डू इज हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, फेथ इन योर सेल्फ, अपने ऊपर मतलब भरोसा रखना। और अटेम्प्ट्स आप लोग क्या करोगे, ऐसा नहीं है कि लाइन से क्वेश्चन आ रहा है अर्थमेटिक आ गई, हमें तो सर ने पढ़ाया क्लास में एवरेज, अब मैं तो एवरेज का क्वेश्चन आ गया, मैं अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा। अरे मत करो यार, बिल्कुल मत करो। आप लोग पहले वो चीज़ें करो जो कम टाइम कंज्यूम, जिनमें टाइम नहीं लगेगा। आप सर्च कर लो अप्रॉक्सीमेशन कहाँ पे है, सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ये मिल रहा है तो 5 नंबर का बोनस मिल गया आपको एक तरीके से ना। 5 नंबर लगातार मिलेंगे, 5 नंबर। फिर क्वाड्रेटिक देख लो कहाँ पे आ रही है, ये सब सभी को आती है। क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है। मिसिंग सीरीज आई है, मिसिंग सीरीज अटेम्प्ट कर लो, तो 15 नंबर का टॉपिक तो आपका यहीं पे सिक्योर हो गया। अब कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी करना है इसको भी। फिर आती है अपनी डीआई, डीआई में भी आपकी इजी आती है ना, उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सर अगेन दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि जिनकी फर्स्ट अटैम्प्ट है, जिसका आप या जो भी स्टूडेंट जा रहा है, तो उसको कैसे तैयारी करनी है, राइट, फर्स्ट पार्ट। अच्छा शशांक, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, अक्सर लोग गलतियां करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाते समय वो काफ़ी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, वो नहीं ले आ पाती। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं, कितनी देर पहले पहुंचना है, उनको क्या क्या लेके जाना है, आप ये ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स को। यार देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन का है, क्योंकि काफ़ी लोग फेस करते हैं कि सर लेके क्या जाना है वहाँ पे। जैसे पहले क्या होता था, एडमिट कार्ड पे केवल एक ही फ़ोटो से काम चल जाता था। अभी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि सर फ़ोटो कितनी लेके जानी है। तो हमेशा याद रखें, एक तो आपको अपने एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगा के ले ही जानी है, एक एडिशनल फोटोग्राफ और लेके जानी है, जो वहाँ पे अटेंडेंस के तौर पे वो लोग रख लेते हैं, मार्क करते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपका एक पूरे पेज में निकलेगा, जिसमें आपका डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है, सिग्नेचर का आता है, वो सब रखना है।
और एक कोविड वाला फॉर्म भी होता है, तो वो भी ले जाना, कि कहीं कहीं सेंटर्स पे नाटक करते हैं सेंटर वाले कि भाई आप लोग को ये नहीं लाए, आप दोबारा जाओ लेके आओ, तो यू शुड हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स। और साथ में अपना जो आपने आईडी अपलोड की है, जैसे आप फॉर्म भरते टाइम आपने आधार अपलोड किया हो या पैन अपलोड किया हो, कुछ भी अपलोड किया हो, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है विद ओरिजिनल, है ना। और बस यही चीज़ें आपको लेके जानी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेके जानी है वो लेके जानी है आपको अपने ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूर लेके जाना है ना। और रिपोर्टिंग टाइम जैसे आपको दे रखी है एग्ज़ाम सेंटर पे कि एग्ज़ाम सेंटर पे 8 बजे पहुंचना है, तो आप 8:05 8:10 भी पहुंच जाओगे चलेगा, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है, आप 8 बजे तक पहुंच जाना, ठीक है। लेकिन 8:05 8:10 तक तब भी पहुंच जाओगे चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट मत कर देना। ऐसा नहीं है कि 8 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है तो हम 8:30 पे पहुँच रहे हैं, सर बस नहीं मिली, ये नहीं मिली, ये सब नाटक नहीं चलेगा वहाँ पर। विद इन टाइम आपको पहुँचना होगा, ठीक है। अच्छा सर, अभी आपने एक चीज़ कही, स्टूडेंट की तरफ से पूछना चाहूँगा कि वो जो आपने कहा कि 2 फोटोग्राफ लेके जानी है, वो दोनों अलग अलग फोटोग्राफ चल सकते हैं या फिर नहीं दोनों? नहीं सर, वो फोटोग्राफ दोनों सेम होगा। जो आपने एडमिट कार्ड पे अपलोड किया है फोटो, सेम वही फोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पे दूसरी पेस्ट करनी है और वही सेम फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, जो वहाँ पे एडिशनल नीडेड है। वो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने दोस्तों एडमिट कार्ड पे फोटो कुछ और लगा रखी थी और पता चला बचपन की उठा के ले गए वहाँ पे। तो ऐसा ना करें कि भाई एडमिट कार्ड पे तो फोटो दी दाढ़ी बढ़ा के और उसमें ले गए आप शेप बनवा के, तो भाई वो कह रहा है कि तुम तो हो ही नहीं। वो पहचानने से मना कर देते हैं कभी कभी, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था केस। लीजिए सर के संग भी ऐसा हो चुका है कि उन्होंने कहा कि भाई ये लग तो रही नहीं हो आप, तो मैंने उसी दिन से अपना आधार कार्ड चेंज कर दिया। मैंने आधार कार्ड ले जाना भूल गया, मैं पैन कार्ड लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये आपकी शक्ल नहीं है, तो मैंने कहा सर ऐसा कैसे नहीं है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, पहचानो मुझे। तो ये हुआ था एक बार, किस बात में बताऊँ। ये तो सर किस्म खिलवाड़ सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, खिलवाड़ तो किसी किस्म भी हो सकता है। सर अपने आप बीती बता रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। सो खैर अगेन सर, ये तो थी आज की बात जो आपने एनालाइजेशन बताया, और मुझे लगता है कि ये जो एनालाइजेशन है दोस्तों, ये हम सब के लिए बहुत फ्रूटफुल है। देखिए एनालाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने सुना और बस ठीक है हाँ यार सर ने बता दिया। एक्चुअल में एनालाइजेशन जो है, जो हम पढ़ाई करते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सर को कुछ स्टूडेंट्स मिले जो बेचारे गेट पे खड़े रहते हैं और गेट पे खड़े रह के ही उनको निकाल दिया जाता है। कभी एडमिट कार्ड लेके नहीं पहुँचे, कभी 2 फोटोग्राफ नहीं थी, कभी कोई कॉपी रह गई, कभी कुछ रह गया, कभी तो दोस्तों लेट पहुँचे। सर ने मुझे बताया था कि पिछले एग्जाम में ऐसा ही हुआ था एक व्यक्ति के संग, और वो व्यक्ति मैं ही हूँ शायद। अरे बाप रे, मैं तो छुपाना चाह रहा था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यक्ति में भी मतलब सिचुएशंस पड़ जाती हैं, कभी कभी लेट हो जाता है, ऑटो नहीं मिला या कुछ भी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से। लास्ट टाइम ये था, मुझे याद है अभी भी, कि शायद सिखों ने शायद रोड ब्लॉक कर रखा था, कुछ केस चल रहा था उस टाइम पे। कौन सा केस था सर वो जो चल रहा था लास्ट ईयर, जिस वजह से उन लोग ने अच्छा सर फार्म बिल वगैरह, हाँ फार्म बिल को लेके था, तो उन लोग ने रोड जाम कर रखा था। तो उस कारण मैं लेट पहुंचा सेंटर पे, और कुछ ज़्यादा लेट भी नहीं था, 5 मिनट लेट हुआ था, लेकिन उनकी सेंटर वालों की बदतमीजी थी जो उन लोगों ने अलाउ नहीं किया। क्या कर सकते हैं लेकिन इसमें। चलिए, लेकिन सर ने नाम लिया कि सिखों का इसमें दोष था, तो मेरी सभी सिख भाइयों से विनती है कि प्लीज़ गुस्सा ना करें, ऐसी सिखों कांड भड़क जाएंगे सिख सारे के सारे। तो चलिए दोस्तों, ये बात थी आज के एनालिसिस की। सर ऐसी कोई और बात जो आप कहना चाहेंगे जो रह गई? हाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। देखो जिन लोगों का भी जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, और जिन लोगों को भी लग रहा है कि उन्होंने 60+ अटेम्प्ट करें अबव 60 और विद एक्यूरेसी, तो उन लोगों को अब अपने रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, है ना। मेंस की क्लास हम लोग के चैनल पे भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, जिसमें मेंस पजल और मेंस डीआई में कराऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को अब ऐसा नहीं करना है कि रिजल्ट का वेट करना है कि रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चा ना गलती यही करता है, वो रिजल्ट का वेट करता है कि मेंस का रिजल्ट आएगा फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा, और तब तक उसके लिए हो जाती है बहुत देर, क्योंकि फिर मेंस का रिजल्ट आने का तो मेंस के एग्जाम में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं बचता है, अप्रॉक्स 2 वीक्स और 20 डेज समथिंग इतना ही रह जाता है। तो ये गलती ना करें आप लोग। आप लोग को लग रहा है अगर आप लोग ने 60+ अटेम्प्ट्स करे हैं विद एक्यूरेसी, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जाम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली। और कुछ भी क्वेरीज होती हैं सर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सर कुछ गाइडेंस दो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। नीचे लिंक दे रखी है, नंबर दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं फॉर फ्री काउंसलिंग। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू गाइज। वाओ, दैट्स रियली नाइस दोस्तों। जैसा कि सर ने एक वर्ड कहा कि यू कैन कॉल अस एनी टाइम, तो एनी टाइम का मतलब आप एनी टाइम मत लीजिएगा, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक केवल लीजिएगा, ये याद रखें। सो वेल अगेन थैंक यू गाइस, ये था आज का एनालिसिस सर, थैंक यू शशांक सर को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी दोस्तों। कल के एनालाइजेशन में फिर से देखते हैं कि कल स्टूडेंट्स ने कितने अटेम्प्ट किए और क्या गुड अटेम्प्ट रहे, और शशांक सर जैसे किसी शख्स को पकड़ेंगे और मालूम करेंगे कि कल का क्या एग्जाम रहा। लेकिन हाँ, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट सर ने कहा कि मेंस की तैयारी अभी से बिगुल बजा दें, अभी से तैयारी चालू कर दें, ना कि वेट करें रिजल्ट का। रिजल्ट आएगा, मैं तैयार करूंगा, दुल्हन आएगी तब कुछ किया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप ये बात ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये एनालाइजेशन। फिर से मिलेंगे, लेकिन अब की बात की जो वीडियो होगी दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, खासकर मेंस को लेके, मेंस की रीजनिंग लेके, मेंस की मैथ्स लेके, और इंग्लिश तो अगर क्या ही कहूँ वो तो हम देख ही लेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलते हैं। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।